ओके, सो लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ा है? वी हैड डिस्कस्ड अबाउट सेल। जब हमने डिस्कस किया दैट सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सब कौन कंट्रोल करता है? एक सेल कंट्रोल करता है। हमने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या सेल हमेशा ग्रुप में रहते हैं? तो हमने कहा नहीं, देर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म जो दैट आर कंपोज्ड ऑफ ओनली सिंगल सेल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, और हमने कहा कि सेल के ना 3 मेन कंपोनेंट है। पहला मेन कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर करना चाहता है या एग्जिट करना चाहता है, वो कौन कंट्रोल करता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सिलेक्ट करेगा कि कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर करेगा और कौन सा एग्जिट करेगा। क्योंकि ये सिलेक्ट करता है, इसलिए इसको किस नाम से बुलाया जाता है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बच्चों, हम रेस्पिरेशन करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन? एक छोटा सा डिफरेंस है। 2 टर्म्स होती हैं। पहली टर्म होती है ब्रीदिंग और दूसरी टर्म होती है रेस्पिरेशन। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? व्हाट इज ब्रीदिंग? सिर्फ लेना? तो पर्टिकुलर गैसेस के हिसाब से बताओ, कौन सी गैस इनहेल करते हैं, कौन सी एक्सहेल करते हैं? ठीक है। सो ब्रीदिंग इज व्हाट? ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज नोन एज ब्रीदिंग। देन व्हाट इज रेस्पिरेशन? या फिर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम होते हैं क्या? मैंने कहा नहीं सर, देयर इज अ डिफरेंस। सर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रीदिंग, सो ब्रीदिंग बेसिकली मीन्स कि आपने ऑक्सीजन ली, इनहेल करी, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर दी। लेकिन बच्चों, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है यू इनहेल्ड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। आपने क्या किया? आपने किया ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फूड का ब्रेकडाउन क्यों किया? टू फॉर्म एनर्जी। और फिर आपने क्या एक्सहेल कर दी? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन। ये मैं कह रहा हूँ, ये रेस्पिरेशन हो कहाँ रहा है? मतलब बेसिकली ये रेस्पिरेशन कहाँ हुआ? तो बच्चों ध्यान रखना है, हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसा रेस्पिरेशन होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। ये पढ़ाया गया होगा आपको पहले। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी जो रेस्पिरेशन हो रहा है कहाँ हो रहा है? सेल्स के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सेल्स के अंदर। यानी मतलब कि सेल के अंदर हो रहा है, यानी पहले ऑक्सीजन को सेल के अंदर जाना पड़ता होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर आना पड़ता होगा, राइट? तो यानी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, जब हम बात कर रहे हैं SPM यानी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की, तो हमें ये बात समझनी है बच्चों ध्यान से कि बाहर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। यानी जो मटेरियल है वो मटेरियल अंदर भी मूव हो रहे हैं और बाहर भी मूव हो रहे हैं, यानी मूवमेंट हो रही है। क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। अब हमें एक बात और समझनी है कि जो भी ये मूवमेंट होती है, सपोज मेरे पास एक ऐसा सेटअप है जिसमें कि मेरे पास लिक्विड भरा हुआ है कुछ इस तरह से। जैसे मान लो ये ए साइड है और इस ए साइड में इस तरह से लिक्विड पूरा का पूरा फिल हो रखा है, और ये बी साइड और बी साइड में लिक्विड इस तरीके से फिल हो रखा है यहाँ तक, और नीचे से आपको दिख रहा होगा ये ओपन है, ठीक है? दिस इज साइड ए एंड दिस इज साइड बी। नीचे से ओपन है। अब क्या होने वाला है? क्या वाटर दोनों जगह सेम रहने वाला है? कहीं से कहीं मूव होगा? A2 कहाँ जाएगा? B। कब तक जाएगा सर? जब तक दोनों जगह क्या ना हो जाए? इक्वल ना हो जाए, तब तक ये क्या होगा? मूव होगा। तो हमने कहा यस सर, एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हर चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाती है। तो मैंने कहा कि जब हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो 2 तरीके की मूवमेंट हमें मेनली देखने को, वैसे तो बहुत सारे सब्सटेंस मूव होते हैं, लेकिन 2 तरीके की मूवमेंट हमें ज्यादातर देखने को मिलेगी। एक मूवमेंट होगी गैसेस की, ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, और दूसरी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी बच्चों किसकी? वाटर की। देखो वाटर तो अलग अलग प्रोसेसेस के लिए रिक्वायर्ड होता है,
तो वाटर की मूवमेंट भी होगी। तो हमने इनके लिए दो स्पेशल नाम पढ़े थे बच्चों। हमने कहा था कि जब गैसेस की मूवमेंट होती है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, ऐसी मूवमेंट को क्या नाम दिया जाता है, डिफ्यूजन। क्या नाम दिया जाता है, डिफ्यूजन। और जब यही मूवमेंट गैसेस की जगह किसकी होती है, वाटर की, तो इसको क्या नाम दिया जाता है, ऑस्मोसिस। क्या नाम दिया जाता है, ऑस्मोसिस। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन एंड द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। नाउ क्लास सपोज करिए that we are having a beaker. This beaker is filled with water. Yes. So this is case A, this is case B, and this is case C. अब हमने क्या किया, हमने सेल को इसके अंदर प्लेस किया इस तरीके से। ये सेल है, थोड़ा बड़ा बना, ये सेल है। अब ध्यान से समझना, ये कोई सॉल्यूशन है, वाटर नहीं, ये मान लो ये कोई सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन। अब क्या हुआ, हमने देखा बच्चों कि सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन लो है और बाहर वाटर की कंसंट्रेशन हाई है। किसकी कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन हाई है। तो बच्चों अगर बाहर वाटर की कंसंट्रेशन हाई है और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल या फिर वाटर विल मूव इनटू द सेल। कौन सी बात ठीक लग रही है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। अगर सराउंडिंग में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल में वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल या फिर वाटर विल मूव इनटू द सेल, इनटू द सेल। सर यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, दैट वाटर विल मूव इनटू द सेल। सर जब वाटर सेल के अंदर मूव करेगा तो सेल क्या हो जाएगा, सेल स्वेल हो जाएगा या सेल श्रिंक हो जाएगा, सर स्वेल हो जाएगा। अब मानो बलून है, बलून के अंदर एयर जाएगी तो बलून का साइज बड़ा होगा छोटा होगा, बड़ा होगा। तो सर इस केस में द सेल विल स्वेल अप, सेल विल स्वेल अप, सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को, कैसे सॉल्यूशन को, ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन इन द सराउंडिंग इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सेल, ऐसे सॉल्यूशन को बच्चों हम नाम देते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या नाम देते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन in which the concentration of water in the surrounding is higher as compared to the concentration of water in the cell. So the water move into the cell and the cell swells up. Cell क्या हो जाता है, swell up हो जाता है। ऐसे solution को क्या नाम दिया जाता है, हाइपोटोनिक। क्या नाम दिया जाता है, हाइपोटोनिक। सर देखो तीन केस होते हैं सर, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है सर सेल और एक है सराउंडिंग। सर तीन केस है। पहला केस क्या है कि सर सराउंडिंग में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सेल में वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। सर दूसरा केस है सेल में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सराउंडिंग में वाटर की कंसंट्रेशन। तीसरा केस क्या है, इक्वल होगी। सर दोनों में कैसी होगी, इक्वल। इसी बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को तीन टाइप में डिवाइड करा। पहला हाइपोटोनिक, जब सराउंडिंग में ज्यादा हो ये हाइपो हो गया, जब सराउंडिंग में ज्यादा हो और सेल में कम। अब हम अपोजिट पढ़ने वाले हैं, मेरी मदद करना, मेरी थोड़ी सी मदद करना आप लोग ना। मैंने कहा ये सेल है, इस केस में आपको क्या लगता है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होने वाली है कम होने वाली है, ज्यादा। तो सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बच्चों हाई है और सराउंडिंग में वाटर की कंसंट्रेशन कैसी है,
लो है। अगर ऐसा है हम जानते हैं that everything moves from high concentration to low concentration, तो जो वाटर है will it move into the cell or will it move out of the cell? out of the cell। तो ये वाटर इसमें से बाहर निकलेगा, यानी एक बलून था और बलून के अंदर पानी भरा हुआ था, पानी बाहर आ रहा है, तो बच्चों बलून स्वेल होगा, श्रिंक होगा, श्रिंक। सो कैन आई से दैट इन दिस सिनेरियो the cell will shrink, the cell will shrink, right? So such solutions are known as hypertonic solutions. Such solutions are known as hypertonic solutions. So what is a hypertonic solution? So I will say when the concentration of water in the cell is higher than the concentration of water in the surrounding, the water move out of the cell and the cell shrink. Such solutions are known as हाइपरटॉनिक सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। एनी डाउट्स? लास्ट केस में मुझे नहीं लगता कि किसी को ये गैस करने में प्रॉब्लम हो रही होगी कि जो सेल है और सराउंडिंग है इनमें वाटर की कंसेंट्रेशन कैसे रहने वाली है? सेम रहने वाली है। तो क्या पानी बाहर जाएगा? नहीं। क्या वाटर अंदर आएगा? नहीं। कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी। तो सेल बोलो स्वेल होगा या श्रिंक होगा? नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज। तो इस केस में हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा बच्चों। ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सेल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सराउंडिंग आर सेम। सच सॉल्यूशंस आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बच्चों मैं ना एक वर्ड यूज कर रहा हूं, कंसंट्रेशन। मैं अमाउंट नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूं? कंसंट्रेशन। मैं ना आपको कंसंट्रेशन का मतलब भी समझाना चाहता हूं। देखो ध्यान से समझना। पहले मैं आपको दो वर्ड समझाता हूं, फिर कंसंट्रेशन पर भी आई जाएंगे साथ साथ ही। एक वर्ड बच्चों मैं आपको समझाना चाहता हूं डाइल्यूट, और दूसरा वर्ड मैं आपको समझाना चाहता हूं कंसंट्रेटेड। सुना है कभी आपने वर्ड सुने हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड? बताओ किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है तो। ओके बच्चों देखो, आप जब भी कोई सॉल्यूशन बनाते हो, जैसे आपने वाटर के अंदर शुगर डाल दिया, वाटर के अंदर सॉल्ट डाल दिया, तो एक चीज ज्यादा अमाउंट में होती है और एक चीज कम अमाउंट में। जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सोलवेंट। क्या बोलते हैं? सोलवेंट। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। तो बच्चों मुझे एक छोटी सी बात बताना, छोटी सी बात। आपने क्या करा? आपने ना एक गिलास पानी लिया और इस पानी के अंदर आप क्या ऐड कर रहे हो? आप शुगर ऐड कर रहे हो। क्या ऐड कर रहे हो? शुगर ऐड कर रहे हो। तो आप बताओ पार, इस केस में वाटर क्या है? वाटर सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है? सॉल्वेंट वो होता है जो हाई अमाउंट में होता है और सॉल्यूट वो होता है जो लो अमाउंट में होता है। तो वाटर सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है? सॉल्वेंट। और शुगर क्या है? सॉल्यूट। तो बच्चों जब हम बात करते हैं कि मैंने आपको बोल दिया, मैंने दो बच्चों को कह दिया, मैंने कहा बच्चों आप ना इनको, मैंने दिव्यांश और सूरज को बोल दिया, मैंने कहा दैट यू नीड टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। तो इन दोनों ने एक गिलास पानी लिया, अपने अपने घर में बना रहे। क्या दोनों सेम अमाउंट ऑफ शुगर डालेंगे? क्या आपको ऐसा कहीं पर पढ़ाया गया कि एक गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच चीनी डाली जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर जितनी मर्जी डालो। क्या दोनों सेम डालेंगे? नहीं, एक ज्यादा डालेगा एक कम। जिसने शुगर कम डाला यानी सोल्यूट कम डाला, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? डाइल्यूट। क्या बोला जाता है? डाइल्यूट। इसके अंदर लेस सोल्यूट होता है। क्या होता है? लेस सोल्यूट होता है। और इस केस में मोर सोल्यूट होगा, ज्यादा सोल्यूट। अब अगर सोल्यूट कम होगा तो सॉल्वेंट ज्यादा, और सोल्यूट ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट कम। तो जब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन मतलब कि
वाटर की क्वांटिटी दूसरे सब्सटेंस के कंपेयर में कितनी है। मैंने एक छोटे से एग्जांपल से अब आपको सारी बात समराइज करनी है, जिससे आपको ये बात समझ आएगी। सुनना जरा ध्यान से, ये वाली बात बहुत ध्यान से सुनना। एक बार मैंने क्या लिया, एक बार मैंने 10 ml वाटर के अंदर 1 ml शुगर का सिरप डाला। 10 ml वाटर के अंदर 1 ml शुगर का सिरप डाला। एक बार मैंने 10 ml वाटर के अंदर 2 ml शुगर का डाला। तो किस केस में शुगर की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी? शुगर किस केस में ज्यादा होगी, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? अगर शुगर ज्यादा होगी तो वाटर की कंसेंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम। तो कंसेंट्रेशन का मतलब समझ रहे हो? कंसेंट्रेशन का मतलब अमाउंट नहीं है। सर 10 ml वाटर यहां भी था, 10 ml वाटर यहां भी था, लेकिन यहां पर कंसेंट्रेशन कम थे, यहां पे कंसेंट्रेशन ज्यादा थी। तो कंसेंट्रेशन का मतलब अमाउंट नहीं होता है। इतना डीपली अभी हमें जाना नहीं है, मैंने कहा फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि कंसेंट्रेटेड क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है। अदरवाइज मुझे बताइए, इन 3 टाइप के सॉल्यूशन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो पूछिए। एक बार हम इनकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, फिर आपकी प्रॉब्लम्स थोड़ा सा और डीपली सुनेंगे। डिफ्यूजन पढ़ लिया, ऑस्मोसिस पढ़ लिया, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस पढ़ लिया था। आज हमें स्टार्ट करना था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस के बेस पे कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं बच्चों? पहला कौन सा है? हाइपोटोनिक। याद है हमने हाइपोटोनिक के बारे में पढ़ा है। हाइपोटोनिक में क्या होता है? द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सराउंडिंग इज हायर देन द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सेल। सेल स्वेल होता है, पढ़े जरा। तो क्या बोला है? सॉल्यूशन टाइप हाइपोटोनिक, एनवायरमेंट कंडीशन, एनवायरमेंट में हायर वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल। एनवायरमेंट में वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, रिजल्ट क्या होता है? सेल क्या हो जाता है? स्वेल अप। हाइपरटोनिक में लोअर वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल। सराउंडिंग एनवायरमेंट की बात चल रही है। एनवायरमेंट में वाटर की कंसेंट्रेशन कैसी है? कम है। वाटर की कंसेंट्रेशन कम है तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक। और इक्वल वाटर कंसेंट्रेशन टू द सेल सराउंडिंग और सेल में सेम है तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन एंड द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अगर किसी को कोई भी डाउट लग रहा है तो प्लीज पूछिए। वेरी गुड। क्योंकि आपको कोई भी डाउट नहीं है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो आप एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे। प्लीज राइट डाउन अ क्वेश्चन। एक्सप्लेन द, ये नोट्स में एक तरफ खाली पेज होगा, जिनके वो नोट्स मिल गए ऑलरेडी, एक तरफ ब्लैंक पेज होगा, वहां लिखना है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ cell membrane by giving example of virus.
डन। बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंस? बताओ लाउडर। स्पेशल फीचर्स, या मैं कह दूं इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस की, क्या वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने कहा एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आप सेल मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस बताओ बाय कंसीडरिंग द एग्जांपल ऑफ वायरस। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप वायरस के बारे में आज तक क्या जानते हैं? हाँ, हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ओके। और एनीथिंग एल्स यू आर अवेयर ऑफ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक चैप्टर आया होगा क्लास 8th में। हाँ, तो वायरस के बारे में क्या पढ़ा? ओके, ही सेड सर द वायरस इज ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्यों भाई, क्या मतलब है स्टेटमेंट का? कह रहे कि वायरस इज ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी वायरस ना एक किनारे पे खड़ा है। आप कह सकते हो वो लिविंग भी, आप कह सकते हो वो नॉन लिविंग भी है। मतलब क्या होता है मैं बता दूं बच्चों। टिल द वायरस इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ होस्ट। वायरस एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है। पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक, तो वायरस क्या है? एक पैरासाइट है। तो वायरस क्या करता है, जब तक वायरस हमारी बॉडी से बाहर है तब तक वायरस लिविंग नहीं है। बट एज सुन एज इट एंटर्स इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, जैसे ही होस्ट की बॉडी में एंटर करता है तो ये लिविंग हो जाता है। अब ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आओ हम समझने की कोशिश करते हैं। द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज द वायरस लैक्स सेल मेम्ब्रेन। बच्चों वायरस के पास ना सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब सर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या? सर देखो सेल ना ऐसा दिखता है, बीच में होता है सेल का न्यूक्लियस और साइड में होते हैं छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल। साइड में क्या होते हैं? छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल। सर अब आपने क्या कहा बेटा, अगर प्रॉब्लम हो रही है ना इससे थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट हो जाओ, अगर बार बार ऐसा लग रहा है ठीक है। तो नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। अब सोचो एक ऐसा सेल है जिसके पास ना ये सेल मेम्ब्रेन नहीं, ये सेल मेम्ब्रेन नहीं। अब सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या होगा? सर ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ और ये। क्या कुछ बचेगा? नहीं। सर बाउंड्री ही नहीं है जो रोक के रख रही थी, तो कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा? न्यूक्लियस। क्या बच जाएगा? न्यूक्लियस। तो सेल के पास जो वायरस है, वायरस के पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है। सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो उसके आसपास की सेल ऑर्गेनल वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसके पास अपना मैकेनिज्म ही नहीं है ग्रो करने के लिए। बट व्हेन अ वायरस एंटर्स इन आवर बॉडी, ये हम हैं, अब हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो क्या होगा? जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो ये क्या करेगा? ये आके हमारे सेल के अंदर घुस जाएगा, हमारे सेल को हाईजैक कर लेगा। अब ये हमारे सेल का यूज कर रहा है और हमारे सेल का यूज करके क्या कर रहा है? ग्रो एंड डिवाइड। क्या कर रहा है? ग्रो एंड डिवाइड, यानी रिप्रोड्यूस कर रहा है, नए नए सेल्स बना रहे, नए नए सेल्स बना रहे, ज्यादा वायरस बना रहे। तो जब एक पर्सन, जब कोविड-19 से आप ज्यादा फैमिलियर है, तो मानो कोई पर्सन वाज वन ऑफ द पर्सन वाज इन्फेक्टेड विद कोविड, आई शेक हैंड विद दैट पर्सन, तो मेरे हाथ पे कितने वायरस लगे होंगे? 5 वायरस लग गए होंगे, 10 वायरस लग गए होंगे। वो मैंने कुछ खा लिया बिना हाथ धोए, बिना हैंड सैनिटाइज करे, मेरी बॉडी में गए सिर्फ 5 वायरस, लेकिन तब तक जब तक हाथ में थे तब तक वो डेड थे। लेकिन जैसे वो मेरी बॉडी के अंदर गए, उन्होंने मेरे ही सेल का मैकेनिज्म यूज करा और क्या करना स्टार्ट करा? ग्रो एंड डिवाइड। अब वो मल्टीप्लाई कर कर जो 5 वायरस के सेल थे सिर्फ, अब वो 50,000 हो चुके हैं, 1 लाख हो चुके हैं, करोड़ों में हो चुके हैं मेरी बॉडी के अंदर। तो बताओ अब वो इम्पैक्ट करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो याद रखना है, why do we say that virus is on the borderline of living and non-living? The reason is because
वायरस जब बॉडी से बाहर होगा, होस्ट जिसमें वो रह रहा है उसकी बॉडी से बाहर होगा तो डेड है, और उसकी बॉडी में आएगा तो कैसा हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। नाउ हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, गिव एन एग्जांपल, एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑफ वायरस। तो आप बताएंगे द सेल मेम्ब्रेन बाउंड्स द सेल ऑर्गेनल, separates the content of the cell from the external environment. For example, in virus there is no cell membrane, so there is no well defined structure, that's why it is on the borderline of living and dead. Once it enters into the body of the host, it uses the mechanism of the cell of the host and divide and reproduce. तो वो उसका ही mechanism use करता है, डिवाइड करता है और reproduce. मैंने आपको कहा था कि जब हमने हमारे यहाँ पे कोविड फैला, तो कोविड हुआ, मैं मान लेता हूं बुरे से बुरा हमारे इंडिया में 1 करोड़ लोगों को कोविड हो गया। सर और बुरा मान लो, मैंने कहा और बुरा मान लो 5 करोड़ लोगों को। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, आपकी बात मान लेते हैं 140 करोड़। अब बच्चों जब भी बात चली कोविड-19 की, वायरस की, तो कभी भी हमने बात नहीं करी किसकी, मेडिसिन की, हमने हमेशा बात करी वैक्सीन। क्यों? अगर मेडिसिन बना देते, मेडिसिन क्या होती है, दवाइयां, दवाई कब दी जाती है, बीमार पड़ने से पहले, बीमार पड़ने के बाद, तो वो सिर्फ कितने लोगों को देनी पड़ती, 5 करोड़। हम मेडिसिन तो बना ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ क्या बना रहे हैं, वैक्सीन, जो बीमार होने से पहले दी जाती है। कितने लोगों को देनी पड़ गई, 140 करोड़। तो भी हमने कभी कभी आपने सुना पूरे कोविड एरा में कभी भी एक भी बार सुना कि मेडिसिन बना रहे, नहीं, हमेशा सुना वैक्सीन बना। एक बात, कभी आपने डॉक्टर से सुना, डॉक्टर कहता है एंटीबायोटिक दे रहा हूं, सुना है, एंटीबायोटिक दे रहा हूं। बच्चों एंटीबायोटिक ऐसी दवाई होती हैं जो उन बीमारियों को ठीक करती है जो किसकी वजह से हुई है, बैक्टीरिया। अब समझना, ध्यान से सुनना, ये अभी हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, ये ह्यूमन बीइंग का सेल है, ह्यूमन बीइंग का सेल है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर अभी हमने पढ़ा है, आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया क्या करता है, याद रखना, मैंने आपको बताया ये ह्यूमन बीइंग का सेल है। बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया आता है और इसके बाहर एक ऐसे करके लेयर बना लेता है, ऐसे करके एक लेयर बना लेता है, जिस लेयर को हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल, जो एक अलग ही मटेरियल से मिलकर बनी है। तो जब बॉडी में बैक्टीरिया आया तो बैक्टीरिया ने क्या करा, हमारे सेल के आसपास ऐसे एक वॉल बना ली ताकि हमारे सिपाही जाकर लड़ाई ना कर सके, अंदर बचा हुआ सेफ बैठा है बिल्कुल। अब मैंने क्या करा, मैंने एक ऐसी दवाई खाई जो इस वॉल को खत्म करती हो, इस वॉल को खत्म करती हो। बच्चों जब भी बीमार होते हो दवाई मुंह से खाते हो, आपको पता है कि बॉडी में बैक्टीरिया कहाँ पर है, नहीं, दवाई पूरी बॉडी में जा रही है, पूरी बॉडी में जाकर इस वॉल को डैमेज कर रही है। मानो मेरी बॉडी में बैक्टीरिया था ही नहीं, क्या मुझे कोई नुकसान होगा, नहीं, मेरे पास ये वॉल है ही नहीं तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर ये हुआ तो ये क्या करेगा, इस वॉल को खत्म कर देगा और मेरी बॉडी के सेल जाकर क्या करेंगे, मेरी बॉडी के सेल जाकर अंदर बैक्टीरिया को मार देंगे। लेकिन वायरस क्या कर रहा है, क्या वायरस ऐसी कोई दीवार बना रहा है, नहीं, वायरस जाकर मेरे ही सेल को यूज कर रहा है। अब अगर मुझे वायरस को मारना है तो किसको मारना पड़ेगा, सेल को। किसको मारना पड़ेगा, सेल को। अब मुझे तो पता नहीं बॉडी में कहाँ वायरस है, मैं दवाई कहाँ से खाऊंगा, मुंह से। किस चीज को मारने की खाऊंगा, सेल को। अब बॉडी के सारे सेल मर जाएंगे तो क्या ऑर्गेनिज्म बचेगा, नहीं। तभी वायरस की कोई दवाई नहीं होती। आप जो भी डिसीज की बात करेंगे, मैं आपको कुछ फेमस डिसीजेस बताता हूँ जो वायरस की वजह से होती है। HIV एड्स, कोई दवाई नहीं है। कोविड-19, कोई दवाई नहीं है। चिकन पॉक्स, कोई दवाई, इनकी वैक्सीन लगती है। पहले हुआ करता था स्मॉल पॉक्स, अब आप लोगों ने नहीं सुना होगा, क्यों, क्योंकि जब आप लोग हुए भी नहीं थे
उससे पहले की बात है, स्मॉल पॉक्स एक बहुत कॉमन डिसीज हुआ करती थी, फिर उसकी वैक्सीन आई, वैक्सीन आई तो स्मॉल पॉक्स क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। ठीक है, तो दीज आर वैक्सीन वो चीज़ें होती हैं जो वायरस की वजह से होने वाली डिसीज से हमें बचाती है। कैसे बचाती है ये भी किसी दिन सिखाऊंगा ज़रूर, आज हम टॉपिक से ज़्यादा दूर जा रहे हैं। तो बेसिकली जो दवाई इसलिए नहीं बनाई गई क्योंकि वायरस की मेडिसिन पॉसिबल नहीं है। वायरस के लिए हम क्या बनाते हैं हमेशा, वैक्सीन। वैक्सीन कैसे काम करती है तो हम कभी ना कभी ज़रूर सीखेंगे ही। तो अभी फिलहाल लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन। The question was the significance of cell membrane by giving an example of virus. So we will write the cell membrane plays an important role as it separates the content of cell from external environment external environment for example for example virus lacks cell membrane, so we say it is on the borderline of living and dead as when it enters in the body of host it uses the parts of cell of host to reproduce and form new virus. Done? नहीं लिखा है?
कुछ वायरस के नाम याद करवाए गए हैं आपको? बैक्टीरिया के करवाए गए हैं? लैक्टोबैसिलस, ऐसा कुछ पढ़ा है? नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। हमने पढ़ा था न्यूक्लियस क्या होता है, बेसिकली ब्रेन ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो कौन कंट्रोल करता है? सो व्हाट इज द रोल कॉमनली नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। बच्चों एक बात बताओ, हम अक्सर देखते हैं हमारे आसपास जब कोई टू व्हीलर राइड करता है तो वो हेलमेट वेयर करता है। हेलमेट क्यों वेयर करा जाता है? टू प्रोटेक्ट अस, अगर किसी केस में एक्सीडेंट हो जाए तब, राइट? सिर्फ सर को बचाने की जरूरत है, पूरी बॉडी पे चोट नहीं लगेगी क्या? तो सिर्फ सर के लिए हेलमेट ही क्यों? कि सर ब्रेन को ना ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। अगर मैं अभी भी बात करूं तो हाथ हमारा खुला है, आंख खुली है, कान खुले हैं, लेकिन जो ब्रेन है, ब्रेन दो चीजों से प्रोटेक्ट होकर रखा है आज भी, अभी भी। एक तो स्कल, ये सबसे मजबूत हड्डी होती है। आपने कभी देखा हो जब पुरानी हड्डियां मिलती हैं तो बाकी सारी हड्डी